हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गठबंधन की राजनीति को पढ़ेंगे। साथ ही इसे मिलीजुली राजनीति या साझा राजनीति के नाम से भी हम क्वेश्चन आते हुए देख सकते हैं। ये आगामी 67 बीपीएससी मेंस, 68 बीपीएससी मेंस और 69th में भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा कि हाल फिलहाल का जो अगर हम परिवेश देखें, जो जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी की जो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियाँ हैं बिहार में, उन सभी में कहीं ना कहीं लगातार 3-4 वर्षों से एक इधर से उधर, उधर से उधर, ये जो होने की जो एक टेंडेंसी रही है, और ये एक जो गठबंधन का नया नया ढांचा तैयार होता है बिहार में, और साथ ही साथ अगर भारत के संदर्भ में भी देखें तो यही बात लागू होती है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आज के परिवेश में कि गठबंधन की राजनीति और मिलीजुली राजनीति या साझा राजनीति हमारे भारतीय राजनीति को और बिहार की राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करता है, हम इसके बारे में आज जानेंगे। ये जीएस पेपर 2 का सेक्शन है जो 38 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ताकि मेरे वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देर किए हुए हम लोग इसे आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न भी आया है प्रीवियस ईयर में। प्रश्न ये आया है कि मिलीजुली राजनीति भारतीय संदर्भ का प्रमुख लक्षण हो गया है, परंतु यह व्यवस्था अभी तक अस्थायी सरकार प्रदान करने में असफल रही है। अपनी राय को लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कि देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अस्थायी सरकार प्रदान करने में असफल रहा है और मिलीजुली राजनीति भारतीय संदर्भ का एक प्रमुख लक्षण हो गया है। तो इन सभी पहलुओं को हम नीचे आने वाले पॉइंट में एक एक करके सारे को अच्छे से हम लोग देखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। ये 48वें से 52वीं बीपीएससी 2009 के दौरान आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि इस पे अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आज का जो परिवेश देख रहे हैं, बिहार में जो राजनीतिक माहौल देख रहे हैं, या भारत के स्तर पे भी देख रहे हैं, या जो महागठबंधन बनाने की एक प्रक्रिया जो शुरू हुई है विपक्षी दलों के द्वारा, तो ये सभी चीज़ें ये गठबंधन की राजनीति को फिर से एक पुनर्जीवित करने का काम करती है। तो आइए हम लोग इस पे गौर करते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं गठबंधन की राजनीति। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मान लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आए गठबंधन की राजनीति से कोई भी पेपर में क्वेश्चन आए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की प्रक्रिया को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता गठबंधन की राजनीति होती है। जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दलें मिलकर सरकार का निर्माण करती है तो उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। भारत में भी समय समय पर विभिन्न राज्यों तथा केंद्र में गठबंधन की राजनीति प्रभावी रही है। ठीक है, ये एक मोटा मोटी उसका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर के लगभग 2 दशक तक बहुदलीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक दल की प्रधानता विद्यमान थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1947 में क्या हुआ कि हमारा देश आज़ाद हुआ। तो हमारा देश जैसे ही आज़ाद हुआ तो उसके करीब करीब 2 दशक तक हमेशा ही कांग्रेस की सरकार सब जगह, केंद्रीय स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, हर जगह जो है वो कांग्रेस की सरकार होती थी। लेकिन धीरे धीरे यह जो है वो व्यवस्था चेंज होने लगा था। देखिए, आगे बोल रहा है कि विभिन्न राज्यों तथा केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में राज्य सरकार का गठन किया जा रहा था। उस समय रजनी कोठारी ने इसे कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया है। ठीक है, तो ये हम वहाँ पे कोट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये सब लिखेंगे। रजनी कोठारी का स्टेटमेंट वहाँ पे लिख देंगे कि वो जो आगे का जो 2 दशक था, स्वतंत्रता के पश्चात जो 2 दशक था, वो कांग्रेस सिस्टम था। लेकिन 1967 आते आते विभिन्न राज्यों में गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों ने सत्ता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, 1977 में क्या हुआ, देखिए, पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण किया गया। ठीक है, इसका प्रमुख कारण भारत में समय समय पर क्षेत्रीय दलों का उद्भव रहा। ठीक है, सबसे पहला बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र लेवल पे, केंद्र के स्तर पे मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनाई गई। ठीक है, और उसके साथ ही साथ क्या हुआ कि विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों पे, राज्य स्तरों पे ना छोटा छोटा क्षेत्रीय दलों का उद्भव होना स्टार्ट हो गया था। हालांकि प्रारंभ में क्षेत्रीय दलों के मध्य आपसी हितों के लेकर टकराव ने भारतीय राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न किया, लेकिन आगे चलकर यह भारतीय राजनीति की एक अस्थायी विशेषता बन गई। ठीक है,
देखिए क्या हुआ कि शुरू शुरू में मान लीजिए कि एक राज्य में बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ, तो उन क्षेत्रीय दलों के बीच में ही आपस में ये टकराव रहता था कि हम उनसे ऊपर उठ जाएं। ठीक है, तो इसको लेकर शुरू शुरू में तो टकराव का वहाँ पे बात सामने आया था, लेकिन धीरे धीरे अब अगर आज के परिवेश में भी देखें तो बिहार में भी कई सारी दलें हैं, लेकिन इन सारे दलों के बीच में एक अस्थायित्व की भावना मतलब कि बन गई है, तो वही यहाँ पे बोलने का काम कर रहा है। उसके बाद देखेंगे कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 1 यानी कि यूपीए 1, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस तथा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 2 तथा भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए 1 और 2 को इसके संदर्भ में समझा जा सकता है। ठीक है, वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र में गठबंधन की सरकारें विद्यमान हैं, जैसे बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में गठबंधन की सरकारें मौजूद है। ठीक है, जैसे बिहार में भी हम देख रहे हैं कि जेडीयू आरजेडी की सरकार है, इसी प्रकार से सभी राज्यों में भी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि गठबंधन की राजनीति में जो सकारात्मक पक्ष हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो आइए हम उनको देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो गठबंधन की राजनीति में उसके सकारात्मक पक्ष क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला कि लोकतंत्र की सफलता के लिए ये क्या है आवश्यक है। देखिए ये हम पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं और इस पॉइंट को आप 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में वहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे, तो आपका जो वहाँ पे जीएस पेपर 2 में पॉलिटी में जो 4 पेज लिखना होता है तो वो आसानी से यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। तो लोकतंत्र की सफलता है तो आवश्यक, तो इसमें क्या हुआ, अब मान लीजिए कि बहुत सारे जो अगर राजनीतिक दल आएंगे तो बहुत सारे राजनीतिक दलों का अपना अपना जो विचार होगा, तो अपने अपने विचार को अपने तरीके से वो जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे और उन सभी विचारों में जो विचार सर्वमान्य होगा वही जनता उसको पसंद करेगी। तो यहाँ पे विचारों की जो एक तरह से जो बहुत सारे विचार सामने प्रकट हुए जनता के सामने और बहुत सारे जो वहाँ पे एक व्यू जो प्रकट हुआ है कि विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए, या सभी लोग जो वहाँ पे राजनीतिक लोग होंगे वो अपने अपने तरीके से विचारों को प्रस्तुत करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता को उसमें जो अच्छा लगेगा, जो सबसे उचित लगेगा, उन्हीं को वहाँ पे चुन के उस व्यवस्था में स्थापित करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार लोकतंत्र की सफलता के हेतु ये आवश्यक हो जाता है कि गठबंधन की राजनीति हो। राजनीति में समाज के प्रत्येक वर्ग, समाज तथा समाज का समावेश होगा। जैसे कि आजकल देखते हैं एक हर जाति के लिए, ये तो कहीं ना कहीं गलत भी है, लेकिन हर एक जाति की भूमिका जो है अब बढ़ चढ़ कर सामने आ रही है। जैसे कि आरजेडी जो शुरू शुरू में उसका उद्भव हुआ था वो यादवों के नाम पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक मुकेश सहनी की पार्टी है, वो थोड़ा पिछड़े वर्ग, ये सब दलित वर्ग के लिए है। ये हम जो है जीतन राम मांझी की पार्टी अगर बिहार में देखें तो वो भी पिछड़े दलित के लिए है, यानी कि समाज के प्रत्येक वर्ग का इसमें अब समावेश होता जा रहा है। फिर है क्षेत्रीय हितों की पूर्ति के लिए। अब ठीक है, अब देख लीजिए कि केंद्र स्तर पे मान लीजिए कि एक सरकार है, जैसे एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार वर्तमान में है, उसके साथ बहुत सारे गठबंधन भी हैं, तो कहीं ना कहीं उसके सारे साथ जो गठबंधन है वो क्षेत्रीय हितों के लिए उनसे बात करेंगे सरकार से, तो क्षेत्रीय हितों के लिए पूर्ति के लिए सहायक हो गया। साथ ही साथ लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण में ये सहायक है, उत्तरदायी सरकार के गठन में ये सहायक हो जाता है, विभिन्न राज्यों में संतुलित विकास को लेकर ये है, फिर समावेशी विकास जैसे गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, ये सब पे है। देखिए ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य का जो निर्माण में सहायक इस प्रकार से है कि सभी लोग क्या करते हैं कि अब क्या जो चुनाव के पहले घोषणा पत्र जारी करते हैं और घोषणा पत्र में जो होता है वो बोलते हैं कि ये चीज़ों को पूरा किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ों को पूरा करने की जो एक प्रवृत्ति उनकी जो दिखती है घोषणा पत्र के माध्यम से, वो लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है और जीतने के बाद वो अपने घोषणा पत्र के प्रति कृतज्ञ होते हैं और उसको पूर्ण करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए यूपीए 1 जो था, यूपीए 1 के दौरान क्या था कि बिहार में आरजेडी और उत्तर प्रदेश में एसपी यानी सपा जो थी ना, वो कांग्रेस की मुख्य भागीदार पार्टी थी। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका नकारात्मक पक्ष क्या है। ठीक है, इसका गठबंधन की राजनीति का नकारात्मक पक्ष क्या है, तो ये तो सबसे पहले नीति निर्माण में बाधक होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक सरकार है, उसमें अगर 40 विचारधारा वाले लोग अगर जुड़ जाते हैं
तो नीति निर्माण में दिक्कत होगी कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है कि ऐसे कार्य होना चाहिए, दूसरा बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं, ये हमारे हितों को ठेस पहुंचा रहा है, ऐसे होना चाहिए, तो नीति निर्माण में वहाँ पे जो होता है कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो ये हो गया। क्षेत्रवाद की भावना बढ़ी है, ठीक है, क्षेत्रवाद की भावना बढ़ी है। अब कोई बोलता है हम बिहारी हैं, ऐसे वैसे, ठीक है, बिहार को ज़्यादा आगे ले जाना है, इस पे अब काम होने लगा है। मतलब एक तरह से समग्र रूप से बढ़ने के अलावे क्षेत्रवाद का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसमें बढ़ावा मिला है। राष्ट्रीय हित प्रभावी हो चुका है, ठीक है, प्रभावित होता है उससे। संघवाद को चुनौती मिलती है। राजनीतिक अस्थिरता जिस प्रकार से बिहार में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, और प्रधानमंत्री जी की कमज़ोर भूमिका हो जाती है। अब मान लीजिए केंद्र में जो सरकार है, अभी तो नहीं, लेकिन अगर हम कुछ ऐतिहासिक पहलुओं को देखें तो केंद्र में जो सरकार है, अब मान लीजिए कि केंद्र में उस सरकार में अगर 40 गठबंधन या 20 गठबंधन या 10 गठबंधन शामिल हैं, तो अब क्या वो अपने दम पे प्रधानमंत्री फैसला ले सकते हैं? नहीं। उसके लिए उनको हमेशा डर रहेगा कि अगर हम ऐसा उनके अगेंस्ट किए तो ऐसा ना हो कि हमारा जो साथ देने वाले जो दल हैं वो हमको छोड़ के चले जाए और हमारी सरकार ही गिर जाए। तो ये कमज़ोर भूमिका को भी वहाँ पर दर्शाता है। तो यहाँ पर ये सब पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गठबंधन की राजनीति जो होती है वो विकास की प्रक्रिया को सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों से संबंधित रही है। इसने समावेशी विकास की प्रक्रिया को मजबूत किया है तथा सरकार के विभिन्न क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधित्व ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया है। बिहार में वर्ष 2005 के बाद लगातार गठबंधन की सरकार रही है, जिसने समावेशी व समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाज को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति पर प्रकाश डालें, ठीक है, तो यहाँ से हम ये पॉइंट उठाकर डाल सकते हैं। देखिए ये जो है ये पूरा तरीका से वो आंसर नहीं है, ये सभी चीज़ों का इसमें समावेश किया गया है इस पीडीएफ में। और क्या है कि इसमें से आपको जो अच्छा लगे, हालांकि सारी बातें इसमें जो की गई है वो टू द पॉइंट की गई है, लेकिन इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप कॉपी पेन ले करके इसको नोट कर लीजिए और इस वीडियो को बार बार सुनिएगा, तो वहाँ से आपका थोड़ा सा इसके प्रति वो बढ़ेगा। तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे, परंतु हाल के कुछ वर्षों में बिहार की राजनीति में जो परिवर्तन देखने को मिला है वह गठबंधन की सरकार के नकारात्मक पक्ष को पुरजोर तरीके से प्रदर्शित करता है। ठीक है, इतना हम तो लिख लिए। अब संसद टीवी में कुछ डिबेट था, उसको भी आप देख लीजिए कि संसद टीवी में जो था गठबंधन की राजनीति को लेकर क्या बातें हुई थी। तो आज़ादी के बाद लगातार 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ही बोलबाला था, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में उनकी टक्कर कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाता था। यह स्थिति पहले 3 विधानसभा चुनाव में बनी रही थी। ठीक है, हमने बोला था कि लगभग 2 दशक तक जो है रजनी कोठारी के द्वारा क्या कहा गया था कि ये जो है कि कांग्रेस का काल है। ठीक है, ऐसा कहा गया था। तो प्रथम 3 विधानसभाओं में या तो प्रथम 3 लोकसभा चुनाव में यही देखने को मिला था। बिहार की जनता जो है 1967 में 4थी विधानसभा के लिए वोट दिया तो तस्वीरें ही बदल गई। राज्य में पहली बार गठबंधन का उदय हुआ। आज़ादी की लड़ाई में कई अहम पड़ाव देखने वाला बिहार वक्त वक्त पर बदलाव का गवाह बना है। जिस बदलाव का अनुभव बिहार ने फिर एक नई राजनीति के उभार में 1967 में देखी। ठीक है, तो 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ उस समय से बिहार में भी क्या हुआ कि गठबंधन की सरकार आती ही नहीं थी, सिर्फ एक छत्र राज चलता था कांग्रेस का। लेकिन 1967 में बिहार जो है यह बदलाव का गवाह बन गया। ठीक है, 1967 में बिहार विधानसभा की तस्वीर कुछ इस प्रकार थी, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को 128, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 68, भारतीय जनसंघ को 26, सीपीआई को 24, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 18, निर्दलीय को 33 और झारखंड को 13 सीटें मिली थी। 1967 में बिहार विधानसभा की ये तस्वीर थी। ठीक है, महामाया प्रसाद सिन्हा बने बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ठीक है, इसके बाद वह दौर भी शुरू हुआ जब बिहार की जनता ने एक वर्ष में 4 मुख्यमंत्री देखे। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन आया था हम लोगों ने देखा था शुरू में कि यह एक अस्थायी सरकार को देने में नाकाम साबित हुआ है। तो अब यहाँ से हम लोग देखने का काम करेंगे
कि जब बिहार की जनता ने एक वर्ष में 4 मुख्यमंत्री देखे हैं, जिसमें से 3 मुख्यमंत्री तो महज 5 महीने के अंदर बने और कोई भी 100 दिन से ज़्यादा का राज नहीं कर सका, अंततः राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। तो ये सब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि वो एक शुरू में क्या था कि वो अस्थाई सरकार देने में नाकाम साबित हुई थी, लेकिन अब जो है वो अस्थाई सरकार बननी शुरू हो चुकी है। इसके बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी प्लस कांग्रेस के गठबंधन ने सत्ता को संभाला तथा सत्ता की कमान सतीश प्रसाद सिंह को दिया गया, लेकिन शपथ ग्रहण के महज 4 दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। ठीक है, देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो 1967 में क्या हुआ कि महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो दौर आ गया क्योंकि गठबंधन की सरकारें बनने लगी थी और अपना जो गठबंधन में जो एक क्षेत्रीय दलों की जो अपनी एक भूमिका को बढ़ाने की कोशिश होती थी कि हम इसमें शक्तिशाली हैं, हम शक्तिशाली हैं। तो उसी दौर में क्या हुआ कि बिहार की जनता एक साल में 4 मुख्यमंत्री 5 मुख्यमंत्री ऐसे देखे। ठीक है, तो उसके बाद जो हुआ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी प्लस कांग्रेस का गठबंधन आया और उसको सत्ता संभाला। ठीक है, सत्ता की कमान सतीश प्रसाद सिंह को दिया गया, लेकिन वहाँ भी क्या हुआ कि 4 दिन बाद ही उनको इस्तीफा देना पड़ गया। ठीक है, इसके बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता जो बीपी मंडल थे उन्होंने सत्ता संभाली, परंतु ये भी सिर्फ कितने दिन, 51 दिन मुख्यमंत्री पद पे रहे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसकी सरकार जब गिर गई तो कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री पर भी दांव चला, परंतु 100 दिन के अंदर ही सरकार इनकी भी गिर गई। ठीक है, देखिए क्या स्थिति था उस समय जब बिहार शुरुआती गठबंधन की राजनीति की कोशिश कर रहा था। तो शुरुआती में जब गठबंधन की राजनीति आई तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठीक है, सरकारें गिरती गई। फिर कांग्रेस ने हरिहर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, परंतु स्थिति वही बनी रही और मुख्यमंत्री की सत्ता का हस्तांतरण का खेल यूं ही चलता रहा। बताइए, जब शुरू में गठबंधन की सरकार बिहार में इंट्रोड्यूस हुआ 1967 के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद वो स्थिति आई कि जैसे मान लीजिए कि एक हाथ से सत्ता ले रहा है मुख्यमंत्री का और दूसरे को दे रहा है, फिर वो दूसरे को दे रहा है, ऐसा तस्वीर था। बताइए उस समय क्या हालत होगा। तो वही बोलता है कि शुरू में ये जो गठबंधन की जो सरकार बनती थी उसमें स्थायित्व की भावना नहीं रहती थी, जनता के हितों का ख्याल उतना नहीं रखा जाता था, जनता के हित बहुत ही प्रभावित होते थे। लेकिन बाद में ये स्थिति बदला, जो हम लोग आगे देखेंगे। बिहार विधानसभा की चुनाव की बात करें तो 1967 से 1992 तक बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का दौर बना रहा और राज्य में 1972 में पहली बार राज्य में मध्यावधि चुनाव भी हुए। 1975 में आपातकाल के बाद देश में राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसकी छाया बिहार पर भी प्रतिबिंबित हुआ। 1977 में क्या हुआ कि बिहार में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त मिली। ठीक है, 1975 में जो आपातकाल हुआ था लागू इंदिरा गांधी ने किया था। उसके बाद 1977 में बिहार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त मिली और 1977 के बिहार विधानसभा में बिहार के 324 विधानसभा सीटों में से 214 सीटें जीती। ठीक है, वहीं एकछत्र राज करने वाली कांग्रेस महज 57 सीटों तक सिमट कर रह गई। ठीक है, इसी के साथ बिहार में दूसरी बार बड़े स्तर पर गठबंधन बना और सफल भी रहा। देखिए, पहला बार जब बना था तो वहाँ पे दिक्कत हुई थी, लेकिन जब ये दूसरी बार 1977 में बना तो ये सफल रहा। जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें जनसंघ तथा लोकदल जैसी पार्टियां शामिल हुई। 1977 के बिहार विधानसभा चुनाव के पश्चात बिहार की सत्ता की कमान कर्पूरी ठाकुर के हाथों में आई और राज्य में सरकार तो बन गई थी, परंतु अंदरूनी खींचतान 1967 की तरह ही रहा। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कर्पूरी ठाकुर का विरोध होने लगा, जिसका नतीजा कर्पूरी ठाकुर के इस्तीफे के रूप में सामने आया। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर के बाद राम सुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। हम आपको पूरा एक तरह से तस्वीर सामने रखने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे बिहार में गठबंधन की राजनीति जो है 1947 से लेकर वर्तमान समय तक काम किया है। बिहार में गठबंधन का तीसरा सबसे बड़ा प्रयोग 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस सत्ता से ऐसे दूर हुई कि वह आज भी वह राज्यों में छोटे दल के रूप में भूमिका निभा रही है। 1990 में बिहार में हुए 10वें विधानसभा चुनाव
पहली ऐसी गठबंधन सरकार थी जिसने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया हो। ठीक है, 1990 वाला। ठीक है, 1967 में विधानसभा 1967 में शुरू हुआ तथा 1977 में मजबूत हुआ गठबंधन का यह प्रयोग 1990 में अब परिपक्व हो चुका था। बिहार में कुल 324 विधानसभा सीटों में 122 सीटें जीतकर जनता दल सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई। इनका साथ लोक दल तथा जन मोर्चा दलों ने दिया और गठबंधन की सरकार बनाई गई। 1990 में गठबंधन की सहायता से मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव को सत्ता से दूर भी महागठबंधन की सहायता से ही ऐसे किया गया। अक्टूबर 2005 में बिहार में हुए 14वें विधानसभा के चुनाव में बिहार में एनडीए की सरकार बनी तथा लालू प्रसाद यादव सत्ता से बाहर हो गए। ठीक है, 2015 में लालू तथा नीतीश एक बार फिर साथ आए, परंतु 2017 में पुनः जेडीयू ने बीजेपी का साथ दिया। बिहार की 17वीं विधानसभा के चुनाव में एनडीए की गठबंधन ने महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई इत्यादि तथा उपेंद्र कुशवाहा की नेतृत्व वाली ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट तथा प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन को शिकस्त दिया, यानी कि ऐसे भी हुआ था। ठीक है, परंतु एनडीए की यह गठजोड़ ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई और अंततः वर्तमान परिदृश्य में भी जेडीयू और आरजेडी का पुनः गठबंधन राजनीतिक ढांचा के तहत शासन में सत्तासीन है। ठीक है, अभी जो हम वर्तमान समय में देख रहे हैं वो भी स्थिति अभी बनी हुई है। तो बताइए, हमने ये सारे चीज़ों को एक एक करके डिस्कशन कर लिया कि आखिर यहाँ से हमने देखा कि 1967 विधानसभा जो 1967 में जो विधानसभा का जो मतलब चुनाव हुआ था उसमें किस प्रकार से एक तरह से गठबंधन का नींव रखा गया, 1977 में किस प्रकार गठबंधन को मजबूत किया गया वो देखा गया और 1990 में अंततः गठबंधन जो है एक अस्थायी सरकार देने में सफल रही बिहार में। साथ ही साथ हमने देखा कि अगर गठबंधन बनाया जाए तो उसके क्या नकारात्मक पक्ष हो सकते हैं, अगर गठबंधन बनाया जाए तो उसके क्या सकारात्मक पक्ष हो सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को भी देखा। तो यहाँ से हम अगर देखें तो अगर प्रश्न आए तो हम लिख सकते हैं कि मिलीजुली राजनीति के संदर्भ में मिलीजुली राजनीति जो है वो भारतीय संदर्भ का प्रमुख लक्षण हो गया है। तो इसमें हम लिखेंगे कि हाँ, यह प्रमुख लक्षण हो ही गया है, क्योंकि 1967 में जब हमने देखा था, बिहार के संदर्भ में भी अगर देखें तो 1967 में पहली बार जो है वो गठबंधन का प्रयोग किया गया, जो एक बहुत ही अस्थायी सरकार के रूप में लगभग एक वर्ष में जो है 4-5 बार मुख्यमंत्री का सत्ता इधर से उधर हो जाता था। तो ये सब बातें को हम लिखेंगे कि 1977 में फिर क्या हुआ कि गठबंधन को मजबूत बनाने की कोशिश हुई। साथ ही साथ 1990 में क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत गठबंधन का वहाँ पे निर्माण किया गया। तो ये सभी चीज़ों को लिख देंगे। साथ ही साथ वहाँ पे अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, जितना भी हुआ हमने कोशिश किया अच्छा आपको बताने का। इसके लिए धन्यवाद।